जय हिंद दोस्तों, आज के इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशन और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8 सीपीसी के लिए मेमोरेंडम तैयार, 2 घंटे मीटिंग चली, क्या बनी सहमति, इस पर बड़ी अपडेट है। 8 सीपीसी ग्रेजुएट एक्वायर्ड फार्मूला फिटमेंट फैक्टर 3.0 फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 20,000, इस पर मीटिंग में बड़ा फैसला किया गया है, इस पर बात करेंगे। अब पूर्व सैनिकों को अन्य रिजर्व कैटेगरी में आरक्षण और एज छूट खत्म कर दी गई है। हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, इस पर बात करेंगे। एसबीआई में पेंशन रिटायर्ड सैनिकों के खाते से 37 लाख रुपए गायब और उसे एक भी मैसेज नहीं आया है, इस पर बड़ी अपडेट है। पूर्व अग्निवीरों को लेवल 1 से लेकर लेवल 2 की रेलवे में भर्ती निकाली हुई है, इसके लिए रेलवे की तरफ से एक मेमोरेंडम साइन किया गया है, इस पर बात करेंगे। रेलवे में पूर्व सैनिकों को 20% जेसीओ-ओआर की नई भर्ती निकली हुई है, एमओयू साइन हुआ है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8 सीपीसी के मेमोरेंडम तैयार करने के लिए कल 2 घंटे मीटिंग चली है। उस मीटिंग में क्या फैसला हुआ है, बता दें कि 2 घंटे जो मीटिंग हुई है वह खत्म हो गई है। फिटमेंट फैक्टर, सैलरी से लेकर अलाउंस तक किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है। 8वें वेतन आयोग को लेकर बुधवार 25 फरवरी को नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम स्टाफ ड्राफ्टिंग कमेटी की अहम बैठक, जिसमें स्टाफ साइड के नेता शामिल हुए थे। सरकार को सौंपे जाने वाले मेमोरेंडम को अंतिम रूप से देने के लिए चर्चा की गई थी। किन किन बातों पर चर्चा हुई है, बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, बता दें। रेलवे कर्मचारी की बड़ी सबसे यूनियन एआईआरएफ के जनरल सेक्रेटरी और स्टाफ साइड के नेता शिव गोपाल मिश्र ने जागरण बिजनेस में बताया है कि बैठक में अहम मुद्दे पर बात हुई है। किन किन मुद्दों पर बात हुई है, किन क्या क्या फैसले लिए गए हैं, तो बता दें। 8वें पे कमीशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें फिटमेंट फैक्टर 3.0 से लेकर 2.35 की मांग की गई है और उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में यह मुद्दा उठाया कि 7 एनुअल हाई कोर्ट का एजेंडा भी उठाया गया है, जिसमें एनसीजेसीएम और जो रेलवे पेंशनर्स हैं उन्होंने कहा है कि जो इस बार फिटमेंट फैक्टर 3.25 मिलना चाहिए और साथ में 7 एनुअल हाई कोर्ट भी दिया जाए, तभी तक यह 3% मिलता रहेगा, लेकिन इस पर 7% दी जाए। एक्वायर्ड फार्मूला ग्रेजुएट फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है, यानी कि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पे लेवल के हिसाब से मांग की गई है, यानी कि जो एएफएनपीओ फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मांग की गई है कि 3.0 से लेकर 3.25 फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। साथ में एक्वायर्ड फार्मूले में भी बदलाव करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि जो 3 यूनिट माने जाते हैं वह कम से कम 5 यूनिट तक माने जाने चाहिए। फैमिली यूनिट 5 होनी चाहिए। पे लेवल 1 से लेकर 5 तक फिटमेंट फैक्टर 3 दिया जाना चाहिए। इसके लिए एजेंडा तैयार किया गया है। पे लेवल 6 से लेकर 12 तक के 3.05 से लेकर 3.10 तक फिटमेंट फैक्टर दिया जाना चाहिए। वहीं पे लेवल 16 के जो एंड एबू के लिए 3.5 का फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। यह एजेंडे में शामिल किया गया फिटमेंट फैक्टर जिनका पे लेवल अधिक है, जिनको बेसिक अधिक है, जिनके अधिक फिटमेंट फैक्टर दिए जाने पर पूर्व सैनिक संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की है और उनका कहना है कि ऑल इंडिया फेडरेशन एम्प्लॉय फेडरेशन है, उन्होंने कहा है कि पे लेवल समान होना चाहिए, क्योंकि बेसिक सबकी अलग अलग होती है। तो फिटमेंट फैक्टर अगर समान लगेगा तो फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, तो बेसिक के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर अपने आप बेसिक बढ़ जाएगी। तो यह मांग उन्होंने उठाई है कि फिटमेंट फैक्टर समान होना चाहिए, लेकिन एजेंडे में जो शामिल किया गया है वह फिटमेंट फैक्टर अलग अलग शामिल किया गया है। पे लेवल 1 से लेकर 5 तक 3 और 16 एंड एवो के लिए 3.25। आपकी इसमें क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताएं। एनुअल इंक्रीमेंट के लिए कहा गया है कि 3 से बढ़ाकर 7% करने के लिए कहा गया है, जबकि सजेशन एफएनपीओ संगठन ने जो सजेशन दिया है वो 5% का सजेशन दिया है कि एनुअल इंक्रीमेंट होना चाहिए। फैमिली यूनिट के लिए 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की गई है और इसके बाद मेडिकल एंड ट्रेवलर अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो 1,000 मिलता था उसे बढ़ाकर 20,000 करने की मांग की गई है। एलटीसी में भी बढ़ोतरी करने की मांग की गई है। रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि रिटायरमेंट के बाद लिव इनकेसमेंट होता है, वो 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन की लिमिट करनी चाहिए, यह मांग की गई है। ओल्ड पेंशनर स्कीम में भी बहाल की जाएगी, इसकी मांग की गई है। तो यानी कि यह जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मीटिंग हुई है, इन मुद्दों पर मीटिंग हुई है। इन मुद्दों में 8वें वेतन आयोग के सामने ड्राफ्ट तैयार किया गया है। एक दूसरी बड़ी खबर है और यह खबर चौंकाने वाली है। आयु में छूट प्राप्त कर चुके पूर्व सैनिकों के लिए अनारक्षित पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। दिल्ली उच्च न्यायालय में यह एक फैसला सुनाया गया। बता दें, अगर आपकी एज में छूट चाहिए तो आपको अन्य रिजर्व कैटेगरी में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं,
जैसा कि आप अगर कोई भी पूर्व सैनिक किसी फॉर्म में अप्लाई करना चाह रहा है कोई भी पद के लिए और उस पद के लिए अप्लाई करने के बाद जो उसकी कट ऑफ है वो पूर्व सैनिक की जनरल कैटेगरी वालों के बराबर आ गई है, यानी कि उस सैनिक की जो मार्क है वह जनरल कैटेगरी में आ गए हैं, तो वह जनरल कैटेगरी का लाभ नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपने एक छूट ले ली है। एज छूट जिन्होंने ली है वह अन्य रिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं। यह दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अभी तक ऐसा होता था कि पूर्व सैनिक अगर उनको ज़्यादा मार्क आ जाते थे और वह अन्य रिजर्व कैटेगरी में है तो वह अन्य रिजर्व कैटेगरी में कोटा ले लेते थे, अपना ईएसएम जो कोटा होता था उसमें नहीं ले पाते थे। इससे जो दूसरे ईएसएम जो हैं उनका फायदा मिल जाता था। लेकिन अब आप अन्य रिजर्व कैटेगरी में आरक्षण नहीं ले सकते हैं। आरक्षण तभी ले सकते हैं कि आप अपने एक छूट के लिए उसमें प्रावधान ना किया हो, यानी कि छूट नहीं ली हो। तो यह दिल्ली हाई कोर्ट का एक चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आई है एसबीआई में अगर आपका अकाउंट है तो सतर्क हो जाए क्योंकि पूर्व सैनिक के 3.5 लाख की खपत लग गई है और साथियों ने ऑनलाइन निकासी में 38 बार ट्रांजैक्शन किया है। एक बार में मैसेज नहीं आया है तो एसबीआई बैंक में उनका अकाउंट था, पैसे अकाउंट से निकले और उनके मोबाइल पर एक भी एसएमएस ना आया। तो समझ में आता है कि यह किसकी गलती है, बैंकों की गलती है। जब एसएमएस अलर्ट का पैसा आप काटते हैं तो उसके लिए मैसेज भी आना चाहिए। इसमें 38 बार ट्रांजैक्शन किया गया है लेकिन उनके पास एक भी मैसेज नहीं आया। यह मामला ग्राम पंचायत यानी के सीआरपीएफ से रिटायर कर्मी के साथ साथियों ने ठगी की है। 3,70,000 की निकाले गए हैं। पेंशन का यह पैसा था और इसके बाद 38 बार निकासी हुई है लेकिन एक बार भी मैसेज नहीं आया। रिपोर्ट जरूर दर्ज की कराई गई है। एसबीआई बैंक के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं कि एसएमएस अलर्ट के पैसे आप काटते हैं लेकिन एसएमएस अलर्ट का कोई मैसेज क्यों नहीं आया। 38 बार ट्रांजैक्शन हुआ और पैसे का एक भी मैसेज नहीं आया है। एक विशेष खबर है अग्निवीरों के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए। रेलवे में अब अग्निवीर बनेंगे रेलवीर। भारतीय सेना के साथ रेलवे ने समझौता किया। जवानों के लिए लेवल 1 से लेकर लेवल 2 के पद आरक्षित किए गए हैं और ये लेवल 1 से लेकर लेवल 2 के जो पद होंगे उसमें अग्निवीर और जो एक्स सर्विसमैन है उनको भर्ती किया जाएगा। इसका समझौता साइन किया गया है। भारतीय रेलवे ने सेना के साथ सहयोग ढांचे के तहत पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीरों के लिए लेवल 1 से लेकर लेवल 2 के ऊपर के पदों पर आरक्षण प्रावधान लागू किए गए हैं। इसके अंतर्गत पुनर्वास रोजगार में संभावनाएं और मजबूत होगी। पूर्व सैनिकों के लिए और अग्निवीरों के लिए 19 फरवरी से पत्र में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि काफी संख्या में पूर्व सैनिक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर होते हैं। अब अग्निवीर भी रिटायर हुआ करेंगे तो इसके लिए रोजगार के लिए प्रबंध होने चाहिए। मौजूदा प्रावधानों का विस्तृत वितरण इस प्रकार की रेलवे ने पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 2 के पदों पर जो कि इसके लिए 10% अग्निवीरों का आरक्षण देने के लिए प्रावधान किया है। साथ में पे लेवल 2 के जो लेवल 1 के हैं उसमें 20% का आरक्षण का प्रावधान पूर्व सैनिकों के लिए किया गया है। अब लेवल 2 के में जो है उसमें 5% के अग्निवीरों का भी आरक्षण मिलेगा अलग से और लेवल 1 से 10% का आरक्षण पूर्व सैनिक को मिलेगा, यानी कि जो पूर्व सैनिक है उन्हें पे लेवल 2 में 10% का और 1 में 20% का, वहीं अग्निवीर जो लेवल 2 में है 5% का और लेवल 1 में है उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ एक एमओयू साइन हुआ है और ये परमानेंट नौकरी रहेगी। इसके लिए जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होंगे इसका मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ दिन पहले इसमें पूर्व सैनिकों के लिए 14,788 पद रिजर्व रखे गए थे और इसमें पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण दिया गया है। 508 पदों में भी भर्ती पूर्व सैनिकों के लिए रेलवे पॉइंट्समैन की निकाली गई थी, उसकी भी जानकारी आपको दी थी। अब जो भर्ती निकलेगी इसकी मैं जानकारी आपको दे दूंगा जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद यह जानकारी दे देंगे। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना। थैंक यू एवरीवन।